नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। शुरुआत यहाँ पे कैसे हो रही है, समझेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, अगर पैसे की बात की जाए, मनी की बात की जाए, तो हमारी जो एवरीडे लाइफ है वो कहीं ना कहीं मनी के आसपास घूमती है। कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग कम कमाना चाहते हैं, कुछ लोग सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ से कंटेंट है, उनके लिए थोड़ा पैसा मिल जाए जिससे वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, वो इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट पे ना जाते हुए कि भाई आप किस हद तक पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं उन सारे ट्रांजैक्शंस में, या फिर कह लीजिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में पैसा इन्वॉल्व है। अभी पर्सनल ट्रांजैक्शंस छोड़ दीजिए तो बात अलग है, सोशल ट्रांजैक्शंस छोड़ दीजिए तो बात अलग है। तो पास में किसी दोस्त की घर में उसकी बेटी का बर्थडे अटेंड करने चले गए, तो दिस इज अ सोशल ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, मेरे फादर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैंने हेल्प करी, तो दिस इज, आप कह सकते हो कि आप पर्सनल ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में, अभी सुबह आपके घर में दूध आया, उस दूध के बेसिस पे चाय बनेगी, आपको दूध पीने का शौक है, तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ करके पैसा इन्वॉल्व होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, वो किसके बेसिस पे बेची जाती हैं? मनी की बेसिस पे बेची जाती हैं। और केवल गुड्स नहीं, इवन सर्विसेज तक मनी की बेसिस पे बेची जाती हैं। एक रिक्शा चलाने वाला आपको कोई गुड नहीं देता है। मान लीजिए नोएडा के सेक्टर 12 से, या फिर आप कह लीजिए कि अट्टा मार्केट से बैठ के आप सेक्टर 21 तक आए, और उसके बदले में आपने रिक्शे वाले को पैसा दिया, तो रिक्शे वाले ने आपको क्या दिया? रिक्शे वाले ने आपको एक सर्विस दी। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स भी मनी के ल्यू में एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज भी मनी के साथ एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको मनी का ट्रांसफर होता नजर आएगा। कहीं कहीं भी मनी का ट्रांसफर इंस्टेंटली होगा, और कहीं कहीं मनी का ट्रांसफर कुछ देर बाद में होगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया फ्यूचर जैसा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बोला गया कि हाँ भाई, इतने चीज़ों की डिलीवरी बाद में इतने पैसे लेके कर देना, या अभी दे दो, मैं उधार पे तुमसे ले रहा हूँ, बाद में मुझे पैसे लौटा देना। कुछ इस टाइप से चीज़ें होती रहती हैं। अब मनी की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, मनी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मनी एक ऐसा, आप कह सकते हैं, जरिया है जिसके थ्रू किसी भी समय किसी भी चीज को अपनी सहूलियत के साथ बेचा खरीदा जा सकता है। हर इंसान जो भी चीज बेचता है या खरीदता है, वो मनी के दम पे करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम की जो परेशानियां थी, उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप गुड्स बाय गुड्स एक्सचेंज करते थे। किसी के पास गेहूं है और किसी के पास टमाटर है। टमाटर वाले को गेहूं चाहिए, गेहूं वाले को टमाटर चाहिए, तो उसने थोड़ा गेहूं टमाटर वाले को दे दिया, और टमाटर वाले ने अपने टमाटर थोड़ा गेहूं वाले को दे दिए। तो इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम, जहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व नहीं है, सीधे चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है। लेकिन जब आप सीधे चीजों को एक्सचेंज करते हो तो उसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि टमाटर वाले को गेहूं की जरूरत होनी चाहिए, और गेहूं को टमाटर वाले की जरूरत होनी चाहिए। मतलब जिसके पास वीट है उसके पास टमाटर की रिक्वायरमेंट हो, जिसके पास टमाटर उसके पास वीट की रिक्वायरमेंट हो। दोनों की रिक्वायरमेंट जब कोइंसाइड करेंगी तब वो एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल किससे दिया गया है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल शू सेलर और एक व्हीट, मतलब एक पर्सन जिसके पास गेहूं है और दूसरा पर्सन जिसके पास जूते हैं। तो जूते और गेहूं, ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स को तब एक्सचेंज करेंगे जब जिसके पास गेहूं हो उसको जूतों की जरूरत हो, और जिसके पास जूते हो उसको गेहूं की जरूरत हो। अब कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत पड़ती है इन चीजों की, बट इनको एक्सचेंज करना। अच्छा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी के होने में। वो चीज क्या होती है कि यहाँ पे वो चीज लिखी नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या है मार्केट में। जब आप गेहूं को टमाटर से बदल रहे होगे सीधे सीधे, तो आप एग्जैक्टली कभी जान नहीं पाओगे कि टमाटर की मार्केट में क्या वैल्यू है और गेहूं की मार्केट में क्या वैल्यू है। बट कहीं ना कहीं अभी का जो मनी के सेंस में आप ये जान जाते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज की मार्केट में क्या वैल्यू है। ये एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। तो आपको पता है कि टमाटर अगर 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो कोई 60 रुपए किलो बेचेगा, आप नहीं खरीदोगे। गेहूं का दाम अगर मान लीजिए 15 रुपए प्रति किलो है, तो कोई 25 रुपए प्रति किलो बेचेगा, तो आप नहीं खरीदोगे। तो मनी में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ये भी हम पता कर लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहाँ देखिए, शू मेकर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को इस तरीके से समझाया जा रहा है कि भाई मैं अपने शूज दूंगा तो मुझे वीट दे दो। वीट वाला बोल रहा है कि मुझे शूज की जरूरत ही नहीं, मुझे क्लॉथ की जरूरत है, तो मुझे क्लॉथ ला के दो। तो कुल मिला के यहाँ पे एक तो दूसरी पार्टी को जरूरत होनी चाहिए उस चीज की, और दूसरा
उसको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए उस चीज़ की। मनी एक ऐसा जरिया है जो कि दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो अगर आपके पास मनी है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो जाके खरीद लीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्सेस से जूते हैं या फिर वीट है और आपको पैसे चाहिए तो आप उस चीज़ को जाके मार्केट में बेच दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। उस पैसे को आप चाहे सेव करके रख लो बैंक में, चाहे आपको जो चाहिए वो जाके खरीद लो। एज सिंपल इज दैट। तो बेसिकली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली जो प्रॉब्लम थी उसको मनी ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है भाई। तो अब शू मेकर को ना फार्मर ढूंढने की जरूरत है जो कि उसका शू खरीदेगा, ना ही फार्मर को शू मेकर ढूंढने की जरूरत है जिसको वीट की जरूरत हो। दोनों लोग मार्केट में जाके मनी को इस्तेमाल करके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपनी मतलब की चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग समय पे कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी हमारे सामने अवेलेबल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और चैनल को ज्वाइन करने का लिंक, इन तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक पा सकते हैं। अब समय समय पे कौन कौन से कॉइन्स चले हैं देखिए। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शंस, ये तो हुआ ही हुआ है, लेकिन ये मनी है क्या? पेपर करेंसी भी आई है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आए कॉइन्स। ठीक है। अच्छा, कॉइन से पहले भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी एज अ मनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत अर्ली एजेस में ग्रेन्स यानी गेहूं, ठीक है, कैटल मतलब कि भेड़ बकरियां गायें, इन सबको चेंज किया जाता था। धीरे धीरे ग्रेन्स और कैटल इनको मनी की तरह इस्तेमाल ना करके गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, इनको मनी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स नजर आ रहे हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये आपको एक कॉइन दिख रहा है, ये कॉइन दिख रहा है। यहाँ पे गुप्ता एरा के कॉइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे तुगलक एरा के कॉइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अकबर के समय की गोल्ड मोहर दिख रही है, और ये पैसा 1 रुपए का नोट तो आपने, हम सब ने देखा ही होगा। ठीक है। बात की जाए करेंसी की, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें। कॉइन तो आपको देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ आज की डेट में आपको पेपर नोट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। मॉडर्न करेंसी की बात की जाए तो मॉडर्न करेंसी ना सोने की बनी है, ना सिल्वर की बनी है, ना कॉपर की बनी है। ठीक है भाई। ना ही वो गेहूं है, ना ही वो कैटल है। ठीक है भाई। कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्रेन, कैटल, ये डेली मर्रा की चीजों में नहीं आती। आज की डेट में डेली मर्रा की चीजें लोगों के लिए कुछ और बन गई हैं। तो खाना पीना, बेसिक कपड़े पहनना, ठीक है, अपने ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की चीजें इस्तेमाल करना, इन सब चीजों को यूज करने के लिए जो मॉडर्न करेंसी चाहिए, उस मॉडर्न करेंसी का जो फॉर्म है वो बदल चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मॉडर्न करेंसी के बारे में, कि एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि उस देश की सरकार इशू कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। तो करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट्स इशू करने की अथॉरिटी कौन देता है? तो हमारी केंद्र सरकार देती है। और हमारे भारतीय कानून के हिसाब से, और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी सेंट्रल बैंक को ये अथॉरिटी देती है कि आप करेंसी इशू करिए मार्केट में। ये करेंसी वो करेंसी होगी जिसको देश के सारे लोग अपने अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो इंडियन रुपी वो पैसा है जिसको सरकार ने ऑथराइज किया है आरबीआई को इशू करने को, तो आरबीआई ही उस पैसे को इशू कर सकता है। कुछ प्रकार के ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे इशू करती है, लेकिन ज्यादातर जो नोट है और कॉइन है उनको आरबीआई इशू करती है। और लॉ के हिसाब से कोई भी और इस पैसे को इशू नहीं कर सकता है, और कोई भी इस पैसे को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट लेने से इनकार भी नहीं कर सकता है। तो कल की डेट में अगर मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है, मान लीजिए आपको दिल्ली में एक 2 BHK का छोटा सा घर या फ्लैट खरीदना है, तो दिल्ली में आप फ्लैट खरीदने गए और फ्लैट ओनर से आपने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसे में पेमेंट करूंगा। तो फ्लैट ओनर आपसे ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मुझे पैसे में नहीं, मुझे 2 किलो सेना दे दो तो मैं तुम्हें फ्लैट भेज दूंगा। नहीं, अगर आप उसको पैसा दे रहे हो उसको पैसे में पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो कि ये देश का कानून है कि किसी भी एसेट को खरीदने के लिए लीगली पैसे का इस्तेमाल होगा। आप पैसे के अलावा किसी और करेंसी में पेमेंट नहीं मांग सकते। अगर आप जबरदस्ती मांग रहे हो तो आप जुर्म कर रहे हो। यू कैन नॉट लीगली रिफ्यूज एनी गुड और सर्विस ट्रांजैक्शन टू बी डन इन मनी। कोई भी कोई चीज खरीद रहा है, बेच रहा है,
उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन करने से वो मना कर दे, रुपी का ट्रांजैक्शन करने से मना कर दे, ये लीगली अलाउड नहीं है, क्योंकि रुपी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बात की जाए डिपॉजिट विद बैंक की। तो एक तो पैसा हो गया वो करेंसी और वो कॉइन जो कि आपके हाथ में है, जो कि आप डेली मर्रा के खर्चों में आप इस्तेमाल करते हो। एक प्रकार का मनी क्या हो गया, वो पैसा जो कि आपने बैंकों में डिपॉजिट करके रखा है। ठीक है भाई, डेली मर्रा की जरूरत के लिए अब मान लीजिए आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हो, तो हर महीने के एंड पे आपके पास 50,000 रुपए आया आपके अकाउंट में, तो अब सारे 50,000 रुपए निकाल के अपने पास तो रख नहीं लोगे, एकदम से आपको 50,000 रुपए की जरूरत होगी नहीं। अरे डेली मर्रा की चीजों के लिए आप मैक्सिमम 1,000-1,500 रुपए अपने पास रखोगे, तो दूध लेना है, स्कूटी में तेल भराना है, ठीक है ना भाई, इस टाइप की चीजों के लिए, बस से अपने ऑफिस जाना है तो 20 रुपए का टिकट लगेगा, तो अब थोड़ा पैसा अपने पास रखोगे, बल्क में पैसा अपने पास नहीं रखोगे, क्योंकि आपकी डेली मर्रा की जरूरतों के लिए आपको थोड़े पैसों की जरूरत है। ठीक है भाई, तो जो भी सैलरीज आती हैं वर्कर्स के पास, या फिर जो लोग भी काम करते हैं, जिसके पास जितनी सैलरी भी आती है उसके काम के हिसाब से, उसमें से सारी सैलरी वो अपने अकाउंट से नहीं निकालते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा निकालते हैं, बाकी वो अपनी सैलरी अकाउंट में रखते हैं। ओके, ठीक है, वो जो सैलरी अकाउंट में होती है वो बेसिकली एक डिपॉजिट बैंक अकाउंट में होती है, आप ये कह लीजिए। और जब कोई एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपने अपना पैसा डिपॉजिट करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपना पैसा उस बैंक को दे रखा है, और अगर आपने अपना पैसा उस बैंक को दे रखा है तो वो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। अभी ये अलग बात है कि आपने अपना पैसा उस बैंक को कैसे दे रखा है। क्या आपने अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा कर रखा है, या फिर आपने अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा कर रखा है। तो अगर सेविंग अकाउंट की तरह जमा कर रखा होगा तो 2 या 2.5 या 3% का आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर सेविंग अकाउंट में मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए पूरे साल के लिए डाल के रखते हो, तो आपको 2,000 रुपए मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अभी के लिए अगर आप बोलो कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा डाल देते हो तो मान लो 5% आपको मिल जाएगा, तो 5,000 रुपए मिल जाएगा 1,00,000 रुपए साल भर में। तो जिस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा बैंक के अकाउंट में रखोगे, उस हिसाब से बैंक आपको एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगी। नॉर्मल कर लोगों का जो पैसा होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो पैसा बैंक में सेफ है, और कहीं ना कहीं वो बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बैंक की तरफ से मिलेगा, और जब लोग चाहें तो वो अपना पैसा बैंक से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर कहीं ना कहीं अगर वो अपना पैसा बैंक में ऑन डिमांड निकाल सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा, और सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का मतलब ये है कि आप कभी भी जाओ कैश काउंटर से बैंकों में, या फिर एटीएम से अपना एटीएम कार्ड डाल के उस पैसे को आपने इमीडिएटली बाहर निकाल लिया। तो जब आप अपने डिमांड के हिसाब से कभी भी पैसा बाहर निकाल सकते हो, इसको बोला जाएगा डिमांड डिपॉजिट। और जब आपने पैसा कुछ समय के लिए लॉक इन कर दिया, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट पे पैसा डाला बैंक में 1 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपने अपना पैसा 1 साल के लिए लॉक कर दिया, तो इसको आप डिमांड पे कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालोगे, एफडी तोड़ते हो, तो आपके ऊपर एक छोटी पेनाल्टी लग सकती है, या जो भी आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसको ना दे के आपका इंटरेस्ट काट सकते हैं बैंक, इस तरीके की चीजें लगा सकती हैं। तो बैंक ने कुछ शर्तों के बेसिस पे आपके पैसे को कुछ समय के लिए डिपॉजिट कर रखा है, तो अपनी मर्जी से आप कभी भी नहीं तोड़ सकते, तो इसको आप बोलोगे टर्म डिपॉजिट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एनपीएस स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, कल की डेट में अगर आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हो, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस कुछ भी बनते हो, तो आपके अकाउंट में हर साल सरकार सैलरी डालेगी, और कुछ पैसा आपके एनपीएस में जाएगा। कुछ पैसा मान लीजिए आपके अकाउंट से कटेगा आपकी सैलरी से, और कुछ पैसा उसका इक्विवेलेंट सरकार डालेगी, कहां पे, एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में। वो न्यू पेंशन स्कीम टर्म डिपॉजिट होता है, वो आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ शर्तों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको पूरा दे दिया जाएगा। तो ये डिमांड डिपॉजिट नहीं हुआ आपका एनपीएस, ये टर्म डिपॉजिट हुआ, क्योंकि वो एक अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए लॉक इन हो चुका है। वो है पैसा आपका, लेकिन वो लॉक इन है, उसको आप अपने मन मुताबिक कभी भी कैसे भी नहीं निकाल सकते। समझ गए? तो ये डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बीच का फर्क है। अब बात की जाए, वापस आ जाते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट के कुछ फायदे हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। क्या इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है कि भाई मनी का जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहने का मतलब क्या है कि भाई डिमांड डिपॉजिट से कभी भी आप पैसा बाहर निकाल सकते हो बैंक अकाउंट से, और कभी भी पैसा निकाल सकते हो, तो इस पैसे को आप कोई भी चीज खरीदने के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कभी सुना होगा कि कैश के बजाय जो पेमेंट होता है वो चेक से भी होता है। तो अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है तो आपने चेक से पेमेंट कर दी, ठीक है भाई। तो इस चेक में क्या होता है कि जो पैसा, जो पर्सन चेक को साइन कर रहा है,
उसके नाम पे एक अकाउंट होगा, उसके अकाउंट के अगेंस्ट बैंक ने कुछ चेक इशू की होंगी और उस चेक पे वो पर्सन जिसका वो अकाउंट है वो अपना नाम डालेगा, अकाउंट का पैसा डालेगा और उस पर साइन करके जिसको भी उसे पेमेंट करनी है उसको वो चेक दे देगा। ठीक है, जिसको वो चेक मिला है वो उस चेक को लेके जाके बैंक में जमा करेगा और बैंक वाले जिसके पास वो चेक है उसके अकाउंट में वो पैसा डाल देगा। चेक पे बेसिकली उस पर्सन का नाम भी लिखा होगा जिसको वो पैसा दिया जा रहा है। समझ गया बात को? तो चेक पेमेंट भी एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे पैसे को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेसिकली आप देखिए एक चेक का फॉर्मेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक पे इस ब्रांच का एड्रेस, उस ब्रांच का ब्रांच कोड, यहाँ पे चेक का नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, जहां से पैसा डेबिट होगा, पैसा किसको दिया जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, पैसा किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा उसका नाम लिखा होगा, उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा, ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। अब जैसे कि एक शू मैन्युफैक्चरर है मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम को लेदर सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर सलीम ने एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक लिखा। यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक कितने अमाउंट का है, 57,000 का, और मोहम्मद सलीम ने इसको साइन कर रखा है। जो लेदर का सप्लायर है वो इस चेक को लेगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा और जो पैसा है वो इस लेदर सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। ऑब्वियस सी बात है, ये चेक जाके अब बैंकों के शाखाओं में जमा होगा। पहले तो मैनुअल चेक्स जाया करते थे, तो मान लीजिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पैसा अगर आपको पीएनबी में भेजना है, अब तो ओबीसी और पीएनबी आपस में मर्ज हो गई हैं, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अकाउंट है जिसका चेक इशू किया गया है, अगर उसको आप पैसा पीएनबी के किसी अकाउंट में जाना है तो मैनुअली वो चेक पहले दूसरे ब्रांचों में जाया जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पैसा मान लीजिए आईसीआईसीआई के अकाउंट में जाके सबमिट करना है, तो किसी भी बैंक के अकाउंट में सबमिट करना है, आप वहां पे जाइए। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नाम की फैसिलिटी होती है जहां पे चेक का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है और पैसा जिस अकाउंट से भी डेबिट करना है और जिस अकाउंट में भी डालना है डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड पे पैसा आपने एक अकाउंट से निकाला और दूसरे अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, डायरेक्टली आपने पेमेंट को सेटल कर दिया, यहाँ पे कैश की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चेक को भी आप कह सकते हो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो करेंसी के साथ साथ चेक भी एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट है। जो इंटरनेट बैंकिंग होती है वो भी एक प्रकार की आपकी डिमांड डिपॉजिट ही है। जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है वो भी आपकी एक प्रकार की डिमांड डिपॉजिट ही है। हालांकि क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा अलग ट्रिकी है, तो उसके बारे में कभी और हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है ना डिमांड डिपॉजिट्स की, पेमेंट अगेंस्ट चेक की, ये किसके साथ लिंक्ड है? ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक्ड है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स।